नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बीएड, एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद से। मैं आज उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को प्रस्तुत करने के लिए। मैं विषय पर प्रस्तुतिकरण शुरू करूँ इससे पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी सेलेक्ट करना ना भूलें, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी सूचना या उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, जिससे आप लाभान्वित हो सकें। छात्रों, हम विषय प्रस्तुत करते हैं। विषय है क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान, स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान के लिए कई सोपानों का अनुपालन किया जाता है, जो इस प्रकार है। समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। दूसरा है समस्या को परिभाषित एवं सीमांकित करना, डिफाइनिंग एंड डिलिमिटिंग द प्रॉब्लम। तीसरा है समस्या के संभावित कारणों का विश्लेषण करना, एनालाइजिंग द प्रोबेबल कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम। चौथा है क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण करना, फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस। एंड फिफ्थ है आंकड़ा संग्रहण के उपकरणों का चयन, सिलेक्शन ऑफ टूल्स फॉर कलेक्टिंग डेटा। एंड सिक्स्थ इज क्रियात्मक रूपरेखा बनाना, फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन डिजाइन। एंड लास्ट इज आंकड़ों का विश्लेषण एवं परिकल्पनाओं के संदर्भ में अंतिम निर्णय करना। छात्रों, इन सभी पर विस्तृत वर्णन करना इसलिए नहीं उचित है क्योंकि समय को ध्यान में अगर रखा जाए तो यह लेक्चर लंबा ना हो, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर सभी का हम विस्तृत वर्णन करेंगे तो यह लेक्चर लंबा हो जाएगा, जो हो सकता है आपके लिए उबाऊ लगे। इसलिए हम प्रत्येक सोपानों का संक्षिप्त रूप में वर्णन करेंगे। विस्तृत वर्णन के लिए प्रत्येक सोपान के लिए अलग अलग वीडियो लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक हम एक एक सोपान का संक्षिप्त वर्णन करते हैं, जिसमें से पहला है समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम के अंतर्गत सबसे पहले समस्या के वास्तविक क्षेत्र को चिन्हित करना आवश्यक होता है कि विद्यालय परिसर में कौन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत समस्याएं आ सकती हैं और शिक्षकों को किन किन समस्याओं का सामना किन क्षेत्रों के अंतर्गत करना पड़ता है। क्योंकि समस्या का क्षेत्र अगर निश्चित हो गया तो समस्या का पहचान करना भी बहुत ही आसान हो जाएगा। और इसके लिए शिक्षकों को अपने कार्यों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। जब तक वो अपने कार्यों के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे, न तो समस्या के वास्तविक क्षेत्र को पहचान पाएंगे और न ही समस्या को पहचान पाएंगे। तो शिक्षकों का कार्य क्या है? शिक्षकों का कार्य है विद्यालय में एडमिशन के समय सहयोग करना, छात्रों का सहयोग करना, छात्रों का मूल्यांकन करना, मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को पृष्ठपोषण देना, अपना विषय किस तरह से प्रभावी तरीके से कक्षा में प्रस्तुत कर सकें उसके लिए उनको तैयारी करना, और नए नए विधियों को, नए नए तकनीकी उपकरणों का जो आविष्कार हुआ है उनका भी प्रयोग करना। तो अगर इन सब कार्यों के प्रति शिक्षक संवेदनशील नहीं होगा तो ना तो समस्या के क्षेत्र को पहचान पाएगा और ना ही समस्या को पहचान पाएगा। शिक्षकों को जिज्ञासु होना चाहिए। जिज्ञासु इस संदर्भ में कि हम क्या उपाय अपनाएं कि अपनी शिक्षण दक्षता में विकास कर सकें, अपने व्यावसायिक दक्षता में विकास कर सकें। छात्रों,
नए नए तकनीकियों का विकास हुआ है, जिसके फलस्वरूप हर विद्यार्थी की जेब में आज एक इंस्टीट्यूट के तरह स्मार्टफोन के रूप में इंस्टीट्यूट एक उपलब्ध है, जिससे वह कहीं भी कभी भी शिक्षा ग्रहण कर लेता है। तो शिक्षकों को भी चाहिए वह इन सब उपकरणों के प्रति अपडेट होना चाहिए और ये उसे सोच रखनी चाहिए कि कैसे हम इन सब उपकरणों का प्रयोग करके, इन सब विधियों का प्रयोग करके, इन सब टेक्नोलॉजीज़ का प्रयोग करके अपने को अपडेट रखें और अपने शिक्षण विधि में सुधार करें और एक अच्छा शिक्षक बन सकें। तो जब तक जिज्ञासु नहीं होगा तब तक वो पुराने ढर्रे पर, पुराने पैटर्न पर अपने शिक्षण को करता रहेगा और पुराने पैटर्न पर अगर शिक्षण को करेगा तो नया नया परिवर्तन नहीं लाना चाहेगा और जब परिवर्तन नहीं लाना चाहेगा तो समस्याओं के प्रति अवेयर भी नहीं होगा। छात्रों के प्रति शिक्षकों का दृष्टिकोण उदार होना चाहिए। छात्रों के प्रति शिक्षकों का दृष्टिकोण इसलिए उदार होना चाहिए क्योंकि विद्यालय में प्रजातंत्रात्मक मूल्यों की स्थापना बहुत जरूरी है। सभी को समान महत्व देना बहुत जरूरी है। अगर शिक्षकों के द्वारा छात्रों का सम्मान नहीं किया जाएगा, छात्रों के द्वारा शिक्षकों का सम्मान नहीं किया जाएगा, तो क्योंकि दोनों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के महत्वपूर्ण कंपोनेंट हैं, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया भी सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। अगर छात्रों के प्रति शिक्षकों का दृष्टिकोण उदार नहीं होगा, तो अगर कक्षा रूम का वातावरण, शिक्षण अधिगम का वातावरण उपयुक्त नहीं होगा, छात्रों के समझ में, विषय वस्तु समझ में नहीं आ रही है, उसका जिम्मेदार शिक्षक छात्रों को ही ठहराएगा। तो जबकि कमी शिक्षक में भी हो सकती है, तो छात्रों अगर हम अपनी कमी का जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर थोपते हैं तो भी हम अपनी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। तो इसलिए छात्रों के प्रति शिक्षकों का दृष्टिकोण उदार होना चाहिए, जिससे हमें समस्या के प्रति आसानी से ढूंढने में सहायता मिलेगी या समस्या हमको आसानी से मिल सकेगी। शिक्षकों को अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठावान होना, जैसे कभी बताया, शिक्षकों का जो कार्य है एडमिशन में सहयोग करना, शिक्षण करना, पृष्ठपोषण देना, अपने व्यवसाय में सुधार करना, अपने व्यावसायिक दक्षता में उन्नति लाना, छात्रों के उपलब्धि को बढ़ाना, विद्यालय परिसर में सहयोग करना, विद्यालय प्रांगण में सहयोगात्मक रवैया अपनाना, विद्यालय प्रांगण में प्रजातंत्रात्मक मूल्यों की स्थापना करना, ये सब उसके व्यवसाय हैं। अगर अपने इस व्यवसायों के प्रति वो निष्ठावान नहीं होगा तो वह समस्या के प्रति सूक्ष्म दृष्टिकोण भी नहीं रखेगा और उसे समस्या भी नहीं मिल पाएगी। समस्या चयन में कुछ सावधानियों को भी ध्यान में रखना होता है कि समस्या विद्यालय परिवेश से संबंधित हो, समस्या का विद्यालय प्रांगण में समाधान संभव है। इन तरह की तमाम सावधानियों को ध्यान में रखना होता है। और बहुत सारे तत्व हैं कि जैसे समस्या अगर वास्तविक रूप में आवश्यक नहीं है तो फोर्सली समस्या का निर्माण करना, काल्पनिक रूप में समस्या का निर्माण करना, ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर समस्या काल्पनिक होगा तो उसका समाधान भी काल्पनिक ही हो सकता है, वास्तविक रूप में नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट जो हमारा सोपान है वो है समस्या को परिभाषित एवं सीमांकित करना, डिफाइनिंग एंड डिलिमिटिंग द प्रॉब्लम। तो समस्या के परिभाषीकरण का अर्थ है कि अनेक अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग ना किया जाए। समस्या में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनका अर्थ स्पष्ट हो, उपयुक्त शब्दों का प्रयोग किया जाए और समस्या में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उनका अर्थ स्पष्ट कर देना चाहिए। और सीमांकन का अभिप्राय है कि समस्या का सीमा या क्षेत्र निश्चित कर देना चाहिए, जिससे समस्या के समाधान के लिए अनावश्यक कार्य हमको ना करना पड़े। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं कि छात्रों द्वारा अशुद्ध उच्चारण किया जाना।
अब ये एक समस्या का कथन है, छात्रों द्वारा अशुद्ध उच्चारण किया जाना। इसमें ये स्पष्ट नहीं हो रहा है अशुद्ध उच्चारण से क्या मतलब, किन किन शब्दों का अशुद्ध उच्चारण किया जा रहा है, किन किन अक्षर का अशुद्ध उच्चारण किया जा रहा है, और क्षेत्र निश्चित नहीं है कि किस विषय का है, और एक क्षेत्र और है कि किस क्लास के विद्यार्थियों के द्वारा किया जा रहा है। तो न तो इसमें क्षेत्र निश्चित है और ना ही परिभाषीकरण शुद्ध रूप में हो पाया है। अगर इसका परिभाषित और सीमांकित रूप हम देखें तो इस तरह से होगा, कक्षा 6 के हिंदी विषय के छात्रों द्वारा आदर्श वाचन के समय कुछ अक्षर जैसे स, श, श का अशुद्ध उच्चारण किया जाना। तो इस तरह से ये हमारा एक स्टेटमेंट हुआ, समस्या का परिभाषित और सीमांकित रूप। अब अगला सोपान है समस्या के संभावित कारणों का विश्लेषण। समस्या मिल जाने के बाद उसके एक्चुअल जो कारण होंगे, कॉजेज होंगे, जो उसके वास्तविक संभावित कारण होंगे, उन कारणों का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। और कारणों का विश्लेषण से पूर्व संभावित कारणों की सूची बनाई जानी चाहिए। कौन कौन से किसी समस्या के संभावित कारण हो सकते हैं, प्रभावी कारण हो सकते हैं। और क्योंकि यह समस्या के जो कारण है काल्पनिक ना हो, इसलिए इनका संभावित कारणों का साक्ष्यों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है कि जो कारण है उसका ठोस सबूत क्या है। और जब ठोस सबूत के आधार पर कारणों का विश्लेषण किया जाएगा, कारणों को निश्चित किया जाएगा, तो निश्चित रूप में उस समस्या का समाधान वैज्ञानिक तरीके से और वास्तविक रूप में हो पाएगा, जिससे विद्यालय की क्रियाओं में सुधार हो सकता है। और समस्या अगर वास्तविक होगी तो कारण भी वास्तविक रूप में मिल जाएंगे, और जब कारण वास्तविक रूप में होगा तो उसका समाधान भी वास्तविक रूप में हो पाएगा। और छात्रों, यह ध्यान देने वाली बात है कि संभावित कारण ही परिकल्पना के लिए आधार बनते हैं। तो अगला सोपान है क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण करना, फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस। जो समस्या के वास्तविक कारणों के निवारण के लिए क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, क्योंकि अगर वास्तविक और ठोस कारण है उनका निवारण कर दिया जाए तो समस्या का निवारण हो जाता है, ऐसा माना जाता है। और जो परिकल्पना है वह किसी समस्या का संभावित या अस्थायी समाधान होता है। A tentative solution of the problem. Hypothesis is a tentative solution of a problem. परिकल्पना किसी समस्या का अस्थायी समाधान होता है जिसे अभी सत्य सिद्ध किया जाना है। यानी वह परिकल्पना हमारी सत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकती है, उसे सही भी कहा जा सकता और गलत भी कर दिया जा सकता है। क्रियात्मक परिकल्पना के दो पक्ष होते हैं, जिसमें से एक है क्रिया पक्ष और दूसरा है लक्ष्य पक्ष। क्रिया पक्ष पहले होगा और लक्ष्य पक्ष बाद में होगा। एक उदाहरण अगर हम लेते हैं, जो पिछली समस्या को हमने देखा था, उसी समस्या के संदर्भ में अगर हम हाइपोथेसिस बनाएं, परिकल्पना बनाएं, तो इस प्रकार से बनेगी कि यदि शिक्षकों द्वारा आदर्श उच्चारण प्रस्तुत किया जाए तथा शिक्षण में आधुनिक तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करके छात्रों के उच्चारण का अभ्यास कराया जाए तो छात्रों का उच्चारण दोष दूर होगा। यहाँ देखिए रेड कलर से और ब्लू कलर से लिखा गया है। तो रेड कलर से जो है वो हमारा क्रिया पक्ष होगा। क्रिया पक्ष हम यदि से शुरू करते हैं, जैसे यदि शिक्षकों द्वारा आदर्श उच्चारण प्रस्तुत किया जाए तथा शिक्षण में आधुनिक तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करके छात्रों के उच्चारण का अभ्यास कराया जाए तो छात्रों का उच्चारण दोष दूर होगा। लक्ष्य पक्ष हमारा क्या है, तो छात्रों का उच्चारण दोष दूर होगा। इस तरह से किसी परिकल्पना के दो पक्ष होते हैं, क्रिया पक्ष और लक्ष्य पक्ष, जिसमें क्रिया पक्ष को पहले लिखते हैं और लक्ष्य पक्ष को बाद में लिखते हैं। छात्रों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम परिकल्पना में क्रिया पक्ष और लक्ष्य पक्ष नहीं लिखते हैं। वो अंडरस्टूड है कि यदि से जो शुरू करेंगे वो हमारा क्रिया पक्ष होगा और तो से जो शुरू करेंगे वो हमारा लक्ष्य पक्ष होगा। अगला सोपान है आंकड़ा संग्रहण के उपकरणों का चयन।
समस्या को निश्चित कर लेने के बाद, कारणों का विश्लेषण कर लेने के बाद, परिकल्पना बना लेने के बाद हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट में आंकड़े भी संग्रहण किए जाते हैं, आंकड़े भी कलेक्ट किए जाते हैं, डेटा भी कलेक्ट किया जाता है। तो उसके लिए हमें कौन कौन से उपकरण की ज़रूरत होगी, ये हमारी समस्या के प्रकृति और हमारे एक्सपेरिमेंट के नेचर पर डिपेंड करेगा कि किस तरह के हमें आंकड़े चाहिए और उस आंकड़ों के लिए कौन से उपकरण का हमें आवश्यकता होगी। तो कुछ ऐसे उपकरण हैं जिन उपकरणों का सहारा लिया जाता है आंकड़ा संग्रहण के लिए, जिसमें से एक है अवलोकन अनुसूची, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। नेक्स्ट है साक्षात्कार अनुसूची, इंटरव्यू शेड्यूल। नेक्स्ट है प्रश्नावली, क्वेश्चनायर। नेक्स्ट है संचयी अभिलेख, कुमुलेटिव रिकॉर्ड। तो इन उपकरणों की सहायता से हम आंकड़ों का संग्रहण करते हैं। नेक्स्ट हमारा सोपान है क्रियात्मक रूपरेखा बनाना, फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन डिजाइन। तो एक्शन डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमें प्रयोगात्मक अभिकल्प निश्चित करना होता है। प्रयोगात्मक अभिकल्प इसलिए क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रयोगात्मक अनुसंधान की श्रेणी में रखा जाता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए इसमें जो प्रयोगात्मक अभिकल्प प्रयोग किए जाते हैं उनको निश्चित कर लेना चाहिए सबसे पहले। सामान्यतः इसमें 3 प्रकार के प्रयोगात्मक अभिकल्प का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से एक है एकल समूह अभिकल्प, वन ग्रुप डिजाइन, समानांतर समूह अभिकल्प, पैरेलल ग्रुप डिजाइन, और तीसरा है चक्र समूह अभिकल्प, जिसे कहते हैं रोटेशनल ग्रुप डिजाइन। इन तीनों में से भी सबसे ज़्यादा प्रायः हम एकल समूह विकल्प का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो क्रियात्मक अनुसंधान है ये स्मॉल स्केल स्टडी है, सीमित पैमाने पर किया जाने वाला अध्ययन है। इसमें समय भी कम लगता है और इसके लिए हमारे पास आंकड़े या सैंपल साइज भी छोटे होते हैं, बहुत कम होते हैं। इसलिए उनमें कैटेगराइजेशन करना या उनको कई समूह में बांटना थोड़ा सा उपयुक्त नहीं समझा जाता है। तो इसलिए क्योंकि जो हमारे जो सैंपल हैं वो ही हमारी जनसंख्या होती है, या जो हमारा पॉपुलेशन है वही हमारा सैंपल साइज हो जाता है। तो इसलिए हम एकल समूह विकल्प का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इसके बाद क्रियात्मक परिकल्पना के परीक्षण के लिए रूपरेखा बनाई जाती है कि किस आधार पर हम क्रियात्मक परिकल्पना की परीक्षा करेंगे। और वो जो रूपरेखा बनाते हैं हम, उनमें कुछ घटक का प्रयोग करते हैं, जो घटक इस प्रकार हैं, जिसमें है आवश्यक क्रियाएं, आवश्यक क्रियाओं की विधि, किस विधि के माध्यम से हम वो क्रियाएं करेंगे या एक्सपेरिमेंट करेंगे, अपेक्षित साधन, एक्सपेरिमेंट करने के लिए आवश्यक क्रियाएं करने के लिए हमें कौन कौन से साधन की आवश्यकता होगी, और अनुमानित समय, क्रियाओं को करने के लिए कितने समय लगेंगे, एक एक क्रिया के लिए कितना समय लगेगा, पूरी संपूर्ण क्रियाओं में कितना समय लगेगा, ये अनुमानित समय के अंतर्गत हम व्यक्त करते हैं। इसको हम 4 कॉलम बना लेते हैं, 4 कॉलम में ये सब रखते हैं, एक में आवश्यक क्रियाएं, एक में क्रियाविधि, और एक में अपेक्षित साधन, और एक में अनुमानित समय। नेक्स्ट सोपान है आंकड़ों का विश्लेषण एवं परिकल्पना के संदर्भ में अंतिम निर्णय करना, एनालाइजिंग ऑफ डेटा एंड फाइनल डिसीजन अबाउट हाइपोथेसिस। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद आंकड़ा इकट्ठा किया जाता है, आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं, और कभी कभी एक्सपेरिमेंट के पहले भी आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं और एक्सपेरिमेंट के बाद भी आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं, जिन्हें प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन कहा जाता है। उसके अंतर्गत आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं और आंकड़ा संग्रहण करने के उपरांत उसका विश्लेषण किया जाता है, और आंकड़ा विश्लेषण के लिए उपयुक्त सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः क्रियात्मक अनुसंधान में सरल सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है, इसमें जटिल सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग नहीं किया जाता है, और प्रदत्तों का आवश्यकता अनुसार रेखीय चित्रीय प्रदर्शन भी किया जाता है। उनको इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है: दंडारेख, बार डायग्राम, वृत्त चित्र,
पाई डायग्राम, दंडाकृति, हिस्टोग्राम एवं आवृत्ति बहुभुज, फ्रीक्वेंसी कर्व। और ये जो परिकल्पना के संदर्भ में अंतिम निर्णय है उसको इस तरीके से हम देखने का प्रयास करेंगे। ये जो आधार हम प्रस्तुत कर रहे हैं इनके आधार पर परिकल्पनाओं के संदर्भ में निर्णय लिया जाता है, जिसमें से 4 कॉलम में हम प्रस्तुत करते हैं क्रियाएं या प्रयोग या कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, और एक्सपेरिमेंट करने के पहले गलत उच्चारित शब्दों एवं छात्रों की संख्या क्या है, और प्रयोग करने के बाद गलत उच्चारित शब्दों एवं छात्रों की संख्या क्या है, इसको हम आंकड़े ले लेंगे एक्सपेरिमेंट करने से पहले और एक्सपेरिमेंट करने के बाद। मान लीजिए नई टेक्नोलॉजी उपकरणों का प्रयोग करते हुए उनकी आवाज़ को टेप रिकॉर्ड में टेप करके वीडियो टेप बनाकर उनको सुनाया जाए, दिखाया जाए, तो उससे वो अपने में सुधार कर सकते हैं। तो ये ऐसा करने के बाद लेंगे और एक ऐसा करने से पहले लेंगे। तो इन दोनों में जो अंतर आएगा वो यह दिखाएगा कि जो उच्चारण दोष था उसमें कितनी कमी आई है या उच्चारण दोष में कितना सुधार हुआ है। इस आधार पर हम निर्णय लेते हैं कि अगर सुधार हुआ है तो हमारी जो परिकल्पना बनाई गई थी वो सही है, अगर सुधार नहीं हुआ है तो हमारी जो परिकल्पना बनाई गई थी वह गलत है। इसके आधार पर हम परिकल्पना पर अंतिम निर्णय लेते हैं। तो छात्रों, उम्मीद है आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। अगर यह लेक्चर आपको पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन अवश्य प्रेषित करें, अपने सुधार हमें अवश्य बताएं, जिसका प्रयोग करके हम अगले लेक्चर को और उन्नत बना सकें और आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। आपने हमारा लेक्चर ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल।